जो कि चैप्टर 1 में केजीएफ की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है। और अब क्योंकि ये कहानी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई है और हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है, तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं और वो सभी नॉर्मल लोग जो अब तक केजीएफ में काम कर रहे थे वो लोग गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब बाद में गरुड़ा के सारे पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज्याभिषेक कर रहा होगा अपना, पर अब यहाँ पर रॉकी उन्हें आकर के बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ का नया ओनर रॉकी है। यहाँ पर एंड्रयू राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी उसी वक्त उसे वहीं पर शूट कर देता है और इसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो ज़बरदस्ती रीना को भी पकड़ करके ले आता है जो कि काफ़ी गलत होता है और अब यहाँ पर वो रीना को अपने साथ में ही रखेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, तो रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते और खुद रीना जिसे कि गुस्सा हो रहा होता है वो भी शांत रहती है। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से ज़्यादा सुधर गई होती है, उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और अच्छा घर भी उनके लिए बनाया जा रहा होता है, तो वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रॉकी वनराम के पास में जाता है, जहाँ पर वनराम पहले गरुड़ा का बहुत बड़ा वाला राइट हैंड था, पर अब यहाँ पर वनराम को बांध करके रखा गया होता है। रॉकी बोलता है कि वो वजीर को नहीं मार सकता वरना फिर चीज़ों को चलाएगा कौन। मतलब कि रॉकी यहाँ पर वनराम को रॉकी के साथ मिल करके काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वनराम पहले तो मना कर देता है, पर बाद में जब रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास में जाता है जिन्हें की शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो फिर वहाँ पर रॉकी वनराम को बुलाता है और वनराम यहाँ पर बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेता है और इसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर जब पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं है बल्कि पूरी 9 माइन है और इन 9 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया, सिर्फ एक से ही काम चलाते रहे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता और अब यहाँ पर जब ये सारी बातें पार्टनर्स को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब तो रॉकी का वट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मारता है और सबको पहले की तरह बिजनेस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो हर किसी को मार देगा तो वो बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 नई माइनें ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है और अब वहाँ पर वो खुद ही माइन के अंदर जाता है और काम करने लगता है। ये देख करके बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू ये दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है जो कि हर किसी पे अपना पावर बना करके रखती है। यहाँ उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम होता है नारायण, तो अब वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दे और वहाँ पर रमिका आ जाए, क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग एक ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहाँ पे सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट में वोट देंगे और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक यहाँ पर ये सब हो उससे पहले वहाँ पर दूसरी तरफ केजीएफ में माइनिंग के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलती है जिसे देख करके सभी लोग डर जाते हैं। ये तलवार होती है अधीरा की, जिसे कि गरुड़ा ने मरवा दिया था। पर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं क्योंकि वो यहाँ पर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था और अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। इस पे वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये उसके लिए बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेकर के निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जा करके अधीरा से ही मिल जाते हैं और अब उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर के आए।
इसके लिए वो जानबूझ करके राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। और अब ये न्यूज़ सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जा करके रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास में होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा एक्शन सीन होता है। पर अब यहाँ पर अधीरा, जो कि दूर से ही रॉकी के ऊपर निशाना लगा के रखता है, वो रॉकी को शूट कर देता है। पर इसके बाद भी मौका होने पर भी वो रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी और विश्वास था। और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और अब जब यहाँ पर घायल घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में शेट्टी और बाकी सारे वो लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे, वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जानबूझ के मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उसके सभी लोग को मार के उनकी लाशें वापस भेज देता है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन का खाना बचा होता है। और इस सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे शेट्टी कॉल करता है और कॉल करके उसे धमकी देता है और बदतमीजी भी करता है। ये सुन करके रॉकी को गुस्सा आता है और अब वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके मुंह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वो मुंबई में रहता है। वो उनसे एक आखिरी हेल्प मांगता है और इसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेकर के रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देख करके हर केजीएफ में रहने वाले को ये लगता है कि रॉकी यहाँ पर डर करके उन सबको छोड़ करके भाग गया है। पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया में लेकर के आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की अपनी हालत भी खराब होती है। पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल करके अपने दूसरे सपोर्टर्स को बुलवा करके उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। साथ में यहाँ पर खलील जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा था उसमें से आधे गार्ड रॉकी के होते हैं। यहाँ पर अब खलील के साथ डील फिक्स करके रॉकी वापस से केजीएफ की तरफ आता है और वनराम से ये कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो ये देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी हैं, उसके सभी लोग रॉकी की तरफ को अपनी गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहां पर ट्रक के अंदर से बहुत सारे रॉकी के आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गन्स होती है, जिनके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक नहीं पाती है। और फाइनली उसके काफ़ी सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरह से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी दे करके। अब इस तरह से यहाँ पर उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है। और इसके बाद वो बॉम्बे में जाकर के शेट्टी को भी मार देता है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलकर के ये बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो फिर वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर अब यहाँ पर रॉकी ये बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता, कि अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इतने सालों के बीच में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कर दिया होता है और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं अब उनके पास काफ़ी अच्छे घर होते हैं। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये बोलती है कि कुछ भी करके पूरे इंडिया में रेड डाल दो, लेकिन कहीं से भी रॉकी के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर के आओ और उसे अरेस्ट करो। और इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है, वो यहाँ पर अभी यंग होता है और वो चिप करके केजीएफ की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल सा लेखक होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है। तो रॉकी यहाँ पर उसे सामने से कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच सच लिखे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट सीट में पुलिस अलग अलग जगह पे छापे मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है जिसे कि वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं।
जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उस एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा होता है।